Hello and welcome to the very first episode of DevCast, a podcast for Pakistani software development professionals and students. आज की एपिसोड में हम फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे कि क्या चीज़ है, इसे किस तरह से सीखना चाहिए, इसे कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है. This podcast is a collaborative effort of Software Development Pakistan and Free Code Camp Karachi. मेरा नाम अजीम है and I'm the founder of Software Development Pakistan. Joining me today are Nawazish and Hassan from Free Code Camp Karachi. Hello, Nawazish and Hassan. Hi Azim. Hello Azim. I'm good. How about you? Yeah, I am good as well. तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं कौन हूं और फ्री कोड कैंप में मेरा क्या रोल है और मैं करता क्या. पहले आप ये भी बता दीजिए कि फ्री कोड कैंप क्या चीज़ है और आप लोग क्या करते हैं. तो जैसा मैंने बताया, मैं नवाजिश अली हूं और मैं एक सेल्फ टॉट वेब एप्लीकेशन डेवलपर हूं या फ्रंट एंड डेवलपर भी आप मुझे कह सकते हैं या फुल स्टैक भी कह सकते हैं. तो दे आर वेरियस नेम्स फॉर इट. तो मैं सेल्फ टॉट हूँ. मैं एजुकेशन वाइज मैंने बैचलर इन आर्ट्स किया हुआ फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी. तो मैं बस कोई कंप्यूटर साइंस की एज इट इज डिग्री नहीं है, फॉर्मल डिग्री. और उसके अलावा मैं फ्री कोड कैंप में एज अ कम्युनिटी लीड भी वर्क कर रहा होता हूँ, मीटअप्स ऑर्गेनाइज कर रहा होता हूँ और इस तरह की चीजें. तो फ्री कोड कैंप के बारे में बात करें तो फ्री कोड कैंप जो है एक इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है. इस तरह के आपने नाम सुना होगा, कोड एकेडमी या इस तरह की और वेबसाइट्स है, टीम ट्री हाउस हो गए, इस तरह की चीजें. तो फ्री कोड कैंप वही सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करता है विद एन ओपन सोर्स करिकुलम जो कि प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड है आपको ट्रेन करने के लिए, ताकि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट विद रिगार्ड्स टू जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी सीख लें. तो मैं भी जो आज इस पॉडकास्ट में हूँ या मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ, उसका मेन रीजन ये है कि मैंने फ्री कोड कैंप में स्टडी स्टार्ट किया था एंड वहाँ से सब कुछ सीख कर मैं आज जॉब कर रहा हूँ. तो प्रीवियसली मैं रिकर्शिप में जॉब कर रहा था 1 साल से और इसी हफ्ते मैंने स्विच किया है लूप्स डिजिटल के नाम से एक और कंपनी में. तो बोथ आर जावास्क्रिप्ट कंसल्टेंसी फर्म्स और मैं अभी फुल टाइम डेवलपर काम कर रहा हूँ वहाँ पर. सही, जबरदस्त. हसन, योर टर्न प्लीज. मेरा नाम हसन कपासी है. मैं सेल्फ टॉट डेवलपर कह सकते हैं क्योंकि मैंने बैचलर से पहले पढ़ाई शुरू की थी कंप्यूटर साइंस की. मैंने बैचलर से पहले जॉब की थी 1 साल तक और इसी फील्ड में था. बट जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने बोला कि जब इस फील्ड में रहना है तो एक प्रोफेशनल जो इसका एक तरीका है, जो थ्रू प्रॉपर चैनल है, मैंने उसके थ्रू वहाँ पर मैंने बैचलर्स किया पहले यूनिवर्सिटी से. ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके मेरे बैचलर्स किए हुए. राइट नाउ आई एम डूइंग अ जॉब 10 Pearls एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. इसके अलावा फ्री कोड कैंप कराची की जो कम्युनिटी है उसको लीड कर रहा होता हूँ और उसी के अम्ब्रेला के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के इवेंट्स कराता हूँ जिससे स्टूडेंट्स और जो भी लोग इस फील्ड को सीखना चाहते हैं उनको जो रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो मिल सकें इन फॉर्म ऑफ वर्कशॉप, इन फॉर्म ऑफ ऑडिट मीटअप टाइप इवेंट्स और इन फॉर्म ऑफ चाइन कोर्स लाइक कैजुअल मीटअप इवेंट्स. इस तरह के कुछ इवेंट्स वगैरह हम अरेंज करवाते हैं. जैसे हमने इसको भी डिस्कस किया कि फ्री कोड कैंप जो है ऑलरेडी हमें एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म देता है जिसके थ्रू लोग घर बैठे लर्निंग कर सकते हैं, कोई जो स्किल्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं. बट लैकिंग वहाँ पे आती है जब वो घर बैठे स्किल्स को लर्न कर रहे होते हैं और उनके पास कोई क्वेश्चन रेज होता है और वो उसका आंसर जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज में नहीं ढूंढ पाते हैं. और वहाँ पे जो है ये लोकल स्टडी ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट आता है कि हर फ्री कोड कैंप के जहाँ भी कम्युनिटीज़ हैं उनके लोकल स्टडी ग्रुप्स हैं. इसी तरह से कराची एक है, वी कॉल इट फ्री कोड कैंप कराची टीम. और ये फ्री कोड कैंप कराची टीम जो है इस तरह के इवेंट्स कराती है जो कि कैजुअल होते हैं. उसमें आप जो भी आप को करिकुलम के मुतालिक जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कोई क्वेश्चन है आपका तो उसके आंसर आपको मिल सकते हैं. और कभी कभार सिर्फ क्वेश्चन नहीं बल्कि यू आर लैकिंग सम मोटिवेशन, तो वो मोटिवेशन जो है वो आपको मिल जाती है. सो दिस इज़ व्हाट वी डू इन फ्री कोड कैंप कराची टीम. मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ. मैंने 2014 में बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से बैचलर्स किया था कंप्यूटर साइंस में और 2012 में ही मैं फ्रीलांस वेब डेवलपर जॉब करना स्टार्ट कर दी थी अपवर्क के थ्रू फुल टाइम. 2015 में मैं यहाँ हेल्सिंकी आ गया था फिनलैंड मास्टर्स करने के लिए कंप्यूटर साइंस में और 2016 के स्टार्ट से मैं फ्रंट एंड और डेटा साइंस के साथ जॉब कर रहा हूँ. बात कर रहे हैं कि आप लोगों का जो है वो ग्रुप फ्रंट एंड को
सिखाता भी है और लोगों की हेल्प भी करता है। तो पहले एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि जो इस तरह के लोग हमें सुन रहे हैं जिनको फ्रंट एंड के बारे में आइडिया ही नहीं है कि वो होती क्या चीज़ है। तो कुछ ये चीजें कि यार फ्रंट एंड क्या चीज है और इतनी ऑल ऑफ अ सडन फ्रंट एंड कहाँ से आके मार्केट में आ गई, क्योंकि अभी आप जॉब मार्केट देखते हैं तो आपको बहुत सारी जॉब्स दिखती हैं फ्रंट एंड की, जो कि ये केस नहीं था। मैं 2012 में जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का नाम मार्केट में नहीं सुना जाता था। तो ये अचानक से क्या हुआ और जो है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहाँ से आ गई और ये इसका फ्यूचर क्या है, ये सारी चीजें मतलब बहुत ही बेसिक लेवल पर हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं इसका। तो सबसे पहली चीज ये कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या चीज होती है, नवाजिश आप अगर इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहें। मैं इसमें जो मैं सोचता हूँ मैं वो बता सकता हूँ एक्चुअली क्या है। इसके ऊपर बहुत सारे ओपिनियन हो सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि फ्रंट एंड क्या है, तो फ्रंट एंड पे मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा कि फ्रंट एंड आपका सॉफ्टवेयर का कस्टमर फेसिंग पार्ट होता है जो कि यूजर्स ने यूज करना होता है। तो किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट में दो पार्ट्स होते हैं, मेजर दो पार्ट, जिसमें एक बैक एंड होता है और एक फ्रंट एंड होता है। बैक एंड में सारा आप डाटा हैंडलिंग कर रहे होते हो, डाटाबेस मैनेजमेंट कर रहे होते हो। फ्रंट एंड के ऊपर आप यूजर इंटरेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि यूजर उस डाटा को कैसे यूटिलाइज कर सकता है एंड उसका एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। तो फ्रंट एंड को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ। अब फ्रंट एंड में भी काफी सारे पार्ट्स आ जाते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं हम। तो फ्रंट एंड के अंदर डिजाइनिंग भी होती है, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग भी होती है और काफी डेवऑप्स वगैरह की चीजें भी होती हैं। हाँ, डेवऑप्स वगैरह की भी चीजें होती है जो फ्रंट एंड का पार्ट होती हैं। तो अगर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करें तो मैं कहूँगा कि उसके अंदर ये तीनों पार्ट कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक तीनों ही उसमें मिक्स्ड होते हैं। बिल्कुल। फ्रंट एंड डेवलपर को डिजाइनिंग का भी कुछ पार्ट आना चाहिए, कुछ इंजीनियरिंग में आनी चाहिए, कुछ उसको डेवऑप्स से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। ये तीनों चीजें कंबाइन करके एक फ्रंट एंड डेवलपर बनता है। सही। और मेरा इसके बारे में ये ओपिनियन। ये सर। हाँ, तो मेरा जो है वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा इस तरह का है कि मैं तकरीबन जब 2012 में मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, उस वक्त जो है वो वेब डेवलपमेंट इस तरह से की जाती थी कि नॉर्मली जावा या पीएचपी पर जो है वो आपकी बैकएंड लैंग्वेज होती थी और वही जो है वो आपकी जो है वो HTML रेंडर करती थी, मतलब जो वेब ब्राउजर जो क्लाइंट है वहां तक जो है वो सारा डेटा पहुंचाती थी। अब जो सीन हो गया है फ्रंट एंड के हवाले से वो ये है कि बैक एंड जो है वो आपका किसी भी लैंग्वेज पर हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसका काम होता है ऑथेंटिकेशन और डेटा सेंड करना इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट APIs। तो उस रेस्ट APIs को कंज्यूम करती है फ्रंट एंड। तो ये काफी बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जिसकी वजह से फ्रंट एंड जो है वो आजकल इतनी ज्यादा डिमांड में है। पहले ये होता था कि अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आपको बैक एंड भी आनी चाहिए, फ्रंट एंड भी आनी चाहिए, HTML भी आनी चाहिए, CSS भी आनी चाहिए और सारी बैक एंड लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। अब अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड मतलब वेब ब्राउजर के कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें पता है तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर है। तो जो है वो अगर आप एक जूनियर डेवलपर हैं या एक स्टूडेंट हैं जो फ्रंट एंड सीखना चाह रहे हैं, तो आपका जो है वो पूरी आपकी जो दुनिया होगी वो आपका वेब ब्राउजर होगा, उसके हवाले से सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो उसमें जिस तरह से नवाजिश ने बताया कि आपको डिजाइनिंग भी सीखनी है, इंजीनियरिंग भी सीखनी है थोड़ी बहुत, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम उसके बारे में मजीद डिस्कस करेंगे कि सीखना किस तरह से है और हम लोगों ने किस तरह से सीखी चीजें। तो उस हवाले से जो एक चीज मैं यहाँ सोच रहा था डिस्कस करने के बारे में वो ये कि हम लोगों की जर्नी कैसी रही ना, कि हम लोगों ने फ्रंट एंड किस तरह से सीखी। अब जिस लेवल पर हम लोग पहुंचे हैं, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं फ्रंट एंड के साथ। तो नवाजिश, जैसे आपने बताया कि आप एक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर हैं, तो आपकी जर्नी तो काफी डिफरेंट होगी हम लोगों से, क्योंकि आपके लिए जो हर्डल्स हमारे लिए नहीं थे इतने बड़े, वो आपके लिए काफी ज्यादा होंगे। कुछ थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में बता सकते हैं कि आपने किस तरह से सीखा, क्या सीखा पहले, क्या क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ओके सो पहला तो सबसे मेजर इश्यू तो यही है कि हम लोग पाकिस्तान में है, तो एक हमारे ऊपर वो प्रेशर होता है कि हमारे पास डिग्री होना बहुत जरूरी है। तो वो डिग्री वाला प्रेशर काफी हद तक मेरे ऊपर भी था। मैं भी सोचता था कि यार चलो मैं सेल्फ टॉट हो भी जाऊंगा, मेरे पास डिग्री नहीं होगी तो मैं कैसे फील्ड में एंटर करूँ। तो एक तो वो इशू था जिससे खुद ही लड़ना पड़ता है, आपको खुद ही सोचना पड़ता है कि क्या क्या सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन मैं आगे डिस्कस करूंगा कि मैंने उनको कैसे टैकल किया और वर्क अराउंड क्या है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप मार्केट के अंदर एंटर कैसे हो सकते हो, देर आर वर्क अराउंड आप डिग्री के बगैर भी कर सकते हो। तो
अगर जानने की बात करूं कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, तो 2016 में मैंने जनवरी में स्टडी करना शुरू किया था इन चीज़ों के ऊपर। के मेरा शौक तो पहले से ही था कंप्यूटर की फील्ड में, मगर इससे पहले मैं एयरब्लू में जॉब करता था, डाटा एंट्री वर्क था, काफ़ी बोरिंग हो रहा था मेरे लिए। तो वो काम ही है जिसने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं यार, अब अपने लिए कुछ करो, स्किल डेवलपमेंट की तरफ आओ। तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। तो उसमें मेरे पास 2 मेजर करिकुलम्स मुझे मिले थे। उसमें एक रूबी का करिकुलम था और एक जावास्क्रिप्ट का करिकुलम था जो फ्री कोड कैंप इंट्रोड्यूस करा रहा था, और दोनों फ्री हैं। दूसरा करिकुलम मुझे, हाँ, उसका नाम है दी ऑर्डिन प्रोजेक्ट। तो ये दो ऐसे करिकुलम्स हैं जो आपको ओपन सोर्स फॉर फ्री स्टडी ऑफर कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट की। तो फिर अब चॉइस में ये थी कि अब मैं कौन सा स्टैक ट्रैक करूं। अच्छा, तो ट्रैक, सॉरी टू इंटरप्ट, बट व्हाट्स इन दैट ट्रैक, कि होता क्या है उसके अंदर? मतलब सारे सिलेबस वगैरह होता है या लोग भी होते हैं गाइडेंस करने के लिए आपके अराउंड की, अगर आप इसमें कोई ओके। तो उसमें जो ऑर्डिन प्रोजेक्ट है वो भी काइंड ऑफ सिमिलर टू फ्री कोड कैंप है, बट विदाउट एनी इंटरेक्टिव करिकुलम। फ्री कोड कैंप आपको एक इंटरेक्टिव करिकुलम दे रहा है जहाँ पर आप लैब कोडिंग करके अपने रिजल्ट को विद इन इंस्टेंट आप देख रहे हो। तो ऑर्डिन प्रोजेक्ट में इस तरह का कोई इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म नहीं है। वो जस्ट एक कोर्स मटेरियल है, आपको दिया गया है रिटर्न फॉर्म की ये चीज आपको करनी है, एंड कोर्सेज के लिंक्स दिए हुए हैं, वीडियोस के लिंक्स दिए हुए हैं जो आपने फॉलो करने हैं, आपने स्टडी करने हैं। तो उसके साथ कम्युनिटी भी है उनकी। फ्री कोड कैंप जितनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है, छोटी कम्युनिटी है, मगर दे ऑल्सो हैव अ कम्युनिटी। तो इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो दोनों का टारगेट सेम ही था, लोगों को वेब डेवलपमेंट सिखानी है फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं, तो आपने जो टेक्नोलॉजी आपने जो टेक्नोलॉजी सीखी, वो उसकी जर्नी किस तरह की थी? कि मतलब आपने पहले क्या सीखा, फिर क्या सीखा, फिर क्या सीखा, या आप बहुत सारी चीजें एक साथ सीख रहे थे? मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि मैं जो इन दोनों प्रोजेक्ट से जिक्र किया उसका रीजन ये था कि अब जब दोनों मुझे पता चल गए तो मेरे पास एक चॉइस थी कि मैंने सिलेक्ट क्या करना है। अब एक्चुअल टाइम यहीं पे आ जाता है जब आपने डिसाइड करना होता है कि व्हाट यू वांट टू डू, कि आपने क्या करना है। आप सीखने के लिए तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इंटरनेट पे, आपने क्या सीखना है वो चूज करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर थोड़ा और रिसर्च की तो पता चला कि रूबी जो है वो आज 2016 की बात करें तो उससे 2 साल पहले तक काफी इन चल रहा था। मगर उसके बाद जब जावास्क्रिप्ट में नोड.जेएस वगैरह का इंट्रोडक्शन हुआ और सारा कुछ हुआ, उसके बाद रूबी ने अपनी इम्पोर्टेंस लूज करना शुरू कर दी। तो वो एक मेजर फैक्टर था जो मेरे डिसीजन लेने में, जिसने मुझे हेल्प की कि मैं जावास्क्रिप्ट करिकुलम को प्रेफर करूं। सही। तो वो करिकुलम में क्या था वो? मतलब टेक्नोलॉजीज किस किस तरह की थी, क्या था? मतलब जो जावास्क्रिप्ट था उसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें, अच्छा, मैं फ्री कोड कैंप की बात कर रहे हैं अभी। ऑर्डिन को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया ना वहाँ पर, क्योंकि वो रूबी बेस्ड करिकुलम था, उसमें ज्यादातर रूबी के ऊपर काम हो रहा था। तो फिर अगर फ्री कोड कैंप में आया तो फ्री कोड कैंप की अप्रोच मुझे काफी बेहतर लगी कि फॉर एग्जाम्पल अब मैं बिल्कुल बिगनर फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करा था। मुझे प्रोग्रामिंग तो दूर के बाद मुझे तो HTML भी नहीं पता था क्या होती है। तो फ्री कोड कैंप आपको बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कराता है। फ्री कोड कैंप में अगर आप स्टार्ट करें, सबसे पहला काम तो आपसे ये कराता है कि आपके लोकल स्टडी ग्रुप में आपको ज्वाइन करवा देता है। सबसे पहला काम उसमें ये होता है। सही। कम्युनिटी का आपको पार्ट बनाता है। सही। देन आफ्टरवर्ड HTML आ रहा होता है, उसमें CSS है, बूटस्ट्रैप है, jQuery आ जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने चीजों को डिवाइड किया हुआ है। और अच्छा, इसमें ये चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इसमें जो भी चीजें उन्होंने डिफाइन की हुई हैं, आपको बता रहे हैं, वो इन डेप्थ नहीं है, वो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो आपको बता रहे हैं कि ये चीजें आपको आनी चाहिए, वो हाईलाइट कर रहे हैं। और बाकी जो आपकी सारा लर्निंग का सेटअप है वो सारा आपको गूगल हेल्प कर रहा होता है कि आपको अगर HTML का एंकर टैग नहीं समझ आ रहा है, इमेज टैग नहीं समझ आ रहा है कि कितना काम कर रहा है, तो आप गूगल से जाके हेल्प लोगे। आपकी अपनी रिसर्च आपको बेहतर समझने में हेल्प कर रही होगी, बजाय इसके कि आपको प्लेटफॉर्म की सारी डिटेल दे दी जाए। सही बात है कि इसमें जब तक बंदा खुद मोटिवेटेड नहीं होता, जब तक खुद जो है वो रिसर्च नहीं कर पाता, तब तक जो है वो आगे भी प्रोफेशनल करियर में भी जो है ना वो इतना ज्यादा कामयाब नहीं होता। इसमें ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। हम लोग डेली लाइफ में, अपनी डेवलपर लाइफ में गूगल और स्टैक ओवरफ्लो का मोस्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री कोड कैंप उसी कॉन्सेप्ट को एम्फसाइज करता है। फ्री कोड कैंप में टर्मिनोलॉजी है रीड, सर्च, आस्क। तो रीड तो आपको डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ रीड की बात है तो डॉक्यूमेंटेशन है, या जो भी क्वेश्चन है उसको इन डेप्थ पढ़ो, उसका सोल्यूशन समझने की कोशिश करो।
आस्क का जो पार्ट है वो कम्युनिटी आपका हैंडल कर रही होती है, और जो सर्च का पार्ट है, जो मिडल पार्ट है, वो आपका गूगल हैंडल कर रहा होता है। तो इन 3 चीजों के ऊपर फ्री कोड कैंप बड़ा एम्फेसाइज करता है और काफी स्टार्ट से ही एम्फेसाइज करता है। तो बहुत सारे लोग करिकुलम का पार्ट बनते हैं इनिशियली, फिर सोचते हैं यार इसमें तो कंप्लीट डिटेल्स है नहीं, और वो छोड़ देते हैं। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि वहां पर आपने छोड़ना नहीं है, वही पॉइंट है जहाँ पर आपने ट्रिगर करना है अपनी रिसर्च। बिल्कुल सही, वही वहां पर ही यूटिलाइज होनी है। तो सही, वो काफी स्टार्ट से उसके बाद जब आप आस्ते आस्ते चलते जाते हो तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट आता है। जावास्क्रिप्ट शुरू होते ही, मतलब जावास्क्रिप्ट से पहले आप पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट आपके कुछ HTML के ऊपर बनवाए जाते हैं, HTML से सिंपल प्रोजेक्ट। उसके बाद जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होती है, इंजन जावास्क्रिप्ट के स्टार्ट होते हैं, आपको सीधे सीधे एल्गोरिथम्स के ऊपर डाल दिया जाता है। तो जिस पॉइंट पे एल्गोरिथम पे आपको डाल दिया जाता है, जब आप लैंग्वेज भी समझ रहे हो एंड एल्गोरिथम भी साथ कर रहे हो, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो मतलब प्रोग्रामिंग को या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझने के लिए मेरे हिसाब से बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। कि आप एक ऑन दी अदर हैंड आप तो एक लैंग्वेज को सीख रहे हो, आप प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो, साथ में जब आप एल्गोरिथम सॉल्व करें तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी सीख रहे हो। बिल्कुल सही। तो ये दोनों चीजें आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में, आई थिंक इनसे बड़ा रोल किसी और चीज का होता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और सारी चीजें तो यही आपको आगे लेके जाती हैं। सही बात है। हेल्प करता है ये जो रीड सर्जन आज की टर्मिनोलॉजी है, ये इटसेल्फ हमें बहुत जरूरत है इसको इम्प्लीमेंट करने की अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि आगे जब हम अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं तो जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे हमें यही इसी टर्मिनोलॉजी को अप्लाई करना होता है, क्योंकि हर दफा हमारे पास जरूरी नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक करिकुलम हो और एक जगह पे आंसर्स मिल रहे हो। जरूरी नहीं कि हर दफा हमारी रीड से हमारा काम हो जाए, लाइक डॉक्यूमेंटेशन जरूरी नहीं हमारे पास हो, हमें सर्च की तरफ जाना पड़ेगा और फिर आस्क की तरफ जाना पड़ेगा हमें। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है ना, हमें आगे अपने करियर में बड़ी सही बात है। एक चीज जो मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा आप लोगों से, वो ये है कि क्या फ्री कोड कैंप सिर्फ एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है, या वो जो प्रोफेशनल्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा PHP पर काम कर रहा है 2 साल से या 5 साल से और वो फ्रंट एंड की तरफ मूव करना चाह रहा है, उससे वो भी फैसिलिटेट कर फ्री कोड कैंप उनको भी फैसिलिटेट करता है, या सिर्फ एब्सोल्यूट बिगिनर्स को कोड स्टार्ट करने के लिए है? मतलब जो इनकी ऑडियंस है वो क्या है फ्री कोड कैंप की? अच्छा, इसका फ्री कोड कैंप का एक मीडियम का पूरा चैनल भी बना हुआ है। अगर हम लोग उस चैनल के ऊपर विजिट करें ना, कुछ 3-4 पुरानी स्टोरीज उठा के देख लें, तो हमें उसमें काफी सारी ऐसी स्टोरीज मिलेंगी जिसमें लोगों ने जॉब स्विच करने का जिक्र किया है या उनकी पहली जॉब लगने का जिक्र किया है। तो उन स्टोरीज में काफी सारी ऐसी भी स्टोरीज हैं जो लोग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में थे, वो स्टैक स्विच करना चाहते थे, जावास्क्रिप्ट की तरफ आना चाहते थे। They use free code camp and then they successfully switch their career. तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेहतर डेवलपर जॉब्स भी कैंप इज नॉट ओनली फॉर बिगिनर्स। लेकिन मैं काफी सारे बिल्कुल, मैं काफी सारे ऐसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को जानता हूं जो काफी मतलब 6-7 साल से जो है वो PHP या कोडिग्नेटर वगैरह को यूज करते हुए वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। अब उनको मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारी चीजें बिल्कुल एक करिकुलम को फॉलो करें, तो उन जैसे लोगों के लिए, या अगर किसी को अपनी फील्ड स्विच करनी है और विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो व्हाट डू यू थिंक कि इस तरह का फ्री कोड कैंप जैसी चीज ज्वाइन करना बेहतर है, या कोई एक प्रोफेशन मतलब एक ऑनलाइन कोर्स देख लिया जाए या खुद रिसर्च कर ली जाए? इन जैसे लोगों के लिए आपके ख्याल में क्या वो? मेरा एक्सपोजर नहीं है फ्री कोड कैंप के लिए के हवाले से। जी अच्छा, तो फ्री कोड कैंप में देखें, जो सबसे मेजर रोल मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, वो 2 चीजें हैं। एक, जो उसमें प्रोजेक्ट्स हैं, देयर आर टोटल 30 प्रोजेक्ट यू विल बिल्ड व्हाइल फॉलोइंग द फ्री कोड कैंप करिकुलम। और उसके अलावा ये व्हाइट बोर्ड इंटरव्यूज में No, but the problem is like the kind of people I am talking about, they are already computer science professionals, like they graduated from some computer science program. They know those algorithms already. What they know is like the difference between the older way of working and what is now.
एल्गोरिथम सॉल्व करने का सिर्फ ये रीजन नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीख रहे हो। एल्गोरिथम सॉल्व करना है एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है, ओके 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 वो यार, भी काफी डिफरेंस आता है क्योंकि सही बात है। जावास्क्रिप्ट के काफी सारे गॉचाज हैं। मतलब आप स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन कर रहे हो या फ्लोटिंग नंबर के साथ डील कर रहे हो, इस तरह की चीजों से डील कर रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट काफी वेयरली बिहेव करती है इन चीजों में। तो सही फॉर बात है। अंडरस्टैंडिंग दैट सिंटैक्स एंड दोस गॉचाज आपको वो एल्गोरिथम सॉल्व करने हैं विद दैट लैंग्वेज। तो आप जब एकदम उन एल्गोरिथम से गो थ्रू कर लोगे इस नए सिंटैक्स के साथ, आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर हो जाएगी। सही सही तो सही। एल्गोरिथम तो उस जगह पे आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो दूसरा पार्ट है, मैंने जैसा कहा कि 30 प्रोजेक्ट्स हैं एंड वो सारे आप अपने पोर्टफोलियो में लिस्ट कर सकते हैं। एंड वो 30 प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं, वो आपको कुछ ना कुछ नई चीज सिखा रहे हैं विद इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। आप एजेक्स रिक्वेस्ट कैसे कर रहे हो, या आप माइक्रो सर्विसेज कैसे बना रहे हो, मार्कडाउन एडिटर कैसे काम करते हैं, और इसके अलावा और डिफरेंट चीजें, मतलब D3JS में डाटा विजुअलाइजेशन कैसे हो रही है। इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको उन 30 प्रोजेक्ट में सिखाई जा रही हैं। अगर आप वो 30 प्रोजेक्ट करते हो, इसमें जरूरी नहीं है कि आप फ्रीकोड कैंप का पूरा करिकुलम फॉलो करो। देयर आर सम थिंग्स जिनको उन्होंने एस्टेरिक मार्क किया हुआ है। एस्टेरिक का मतलब कि दे आर रिक्वायर्ड फॉर सर्टिफिकेट। अगर आप सर्टिफिकेट भी नहीं लेना चाह रहे, सिर्फ प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, और मेरे हिसाब से तो आप 30 प्रोजेक्ट बनाओ एंड उनको अपनी प्रेफर्ड जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी में आप बनाओ। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू लर्न रिएक्ट, आप रिएक्ट में वो प्रोजेक्ट बना लो, वरना तो एंगुलर या व्यू में आप बना लो। यू आर फ्री टू यूज एनी टेक्नोलॉजी। तो आप वो प्रोजेक्ट बनाओ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। सही सही। मार्केट में एंटर करना आपके लिए इजी है। सही। मैं इस पॉइंट पर अपनी एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं किस तरह से फ्रंट एंड की तरफ आया और मुझे क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मैं जब 2012-13 में जब मैं फ्रीलांस PHP डेवलपर था, PHP तो नहीं था, वो फुल स्टैक ही थी, उसमें से सब कुछ आ जाता था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह jQuery वगैरह। तो उसमें जो है वो मतलब PHP की जो जो ट्रेडिशनल वेब डेवलपमेंट है उसमें यही होता था कि जो HTML है ब्राउजर में वो वेब सर्वर ही रेंडर कर रहा होता था सारी की सारी। तो उसमें जावास्क्रिप्ट का इतना बड़ा रोल नहीं था। ज्यादातर काम जो है वो PHP के थ्रू ही होता था। जावास्क्रिप्ट से थोड़ी बहुत डॉम मैनिपुलेशन होती थी जो कि jQuery के थ्रू बहुत आसान थी। लेकिन जब मैंने जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करना शुरू किया, जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को समझना शुरू किया, तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ कि जावास्क्रिप्ट का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ जो है वो काफी डिफरेंट लैंग्वेज है बाकी तमाम लैंग्वेजेस से। मतलब इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो शुरू में आपको दिखती नहीं है, और फिर जब आप उस पर डीपली आप इन्वॉल्व होते हो तो जो है वो आपको सामने नजर आती है। तो मैंने 2 साल एक कंपनी में जॉब की जहाँ पर मैं डीपली जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के ऊपर काम किया मैंने। और फिर उसके बाद जो है वो जब मैंने नए जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स और पैराडाइम्स वगैरह को समझना शुरू किया, लैंग्वेज का जो ES6 मॉड्यूल्स और ये सारी चीजें, मैंने जब इस पे काम करना शुरू किया तो इतना मुश्किल नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट को एज अ लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से जान गया था उस वक्त तक। तो मेरे ख्याल में अगर कोई प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहे इन सब चीजों के ऊपर, क्योंकि अगर आप बाहर से देखते हैं तो ये चीज जो है वो बहुत मुश्किल दिखती है, क्योंकि इतनी सारी नई नई चीजें आ रही हैं फ्रंट एंड में रोजाना, और कम्युनिटी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, लोग बहुत सारे पैकेजेस रोजाना बना रहे हैं। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली समझ लें तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं मेरे ख्याल में। तो एक फ्री कोड कैंप इसमें जो है वो काफी अच्छा जो है वो रोल किरदार अदा कर सकता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप जो है वो कहीं और से भी जावास्क्रिप्ट के डीप कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, जैसे कि यू डोंट नो जावास्क्रिप्ट के नाम से एक काइल सिम्पसन की बुक सीरीज है, वो काफी अच्छी है, वो उससे जो है काफी सारी चीजें समझ में आती हैं। तो जो है वो काफी आसानी से सीख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे ग्रुप्स को भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वहां पर आके चीजें हमसे पूछ सकते हैं कि भाई कोई गाइडेंस चाहिए या डायरेक्शन चाहिए, तो हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा, एक चीज जो मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा जी, सॉरी आई वुड लाइक टू इंटरप्ट। जी जी एक चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, जो आपने सवाल किया था कि ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो ऑलरेडी फील्ड के अंदर है पहले से, और दे हैव डन बैचलर्स, और अब वो जो है ना जावास्क्रिप्ट की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो द थिंग इज कि दे ऑलरेडी नो अबाउट एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, दे नो अ लॉट अबाउट
back end and like the traditional web development. Is just that the modern front end is something they struggle with. They know about the programming paradigm. Yes, अच्छा, yes, yes. अब जैसे हम फ्री कोड का करिकुलम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, then we have JavaScript algorithm and data structure certification. The third one is front end libraries. अगर they already know about the algorithm so they can skip the start first and second one, they can move on to the third one which is front end libraries. और front end libraries के अंदर they'll get to know about the Bootstrap, jQuery, SAS, React, Redux and some other front end libraries. तो अगर उनका जो कंसर्न है वो ये है कि डायरेक्टली उन्हें किसी लाइब्रेरी को लर्न करना है तो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेशन फ्री कोड कैम्प जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सही। तो इट सीम्स दैट फ्री कोड कैम्प के पास हर तरह के जो यूज केसेस हैं उनका सोल्यूशन मौजूद है, और जो लोग हमें सुन रहे हैं जो फ्रंट एंड सीखना चाह रहे हैं, भले वो किसी भी लेवल के हैं, वो फ्री कोड कैम्प उनको पहले से फैसिलिटेट कर सकता है। तो ये कि जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, और अगर उनको कोई सीखने के हवाले से कोई मसला है तो हम अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उनकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से बातचीत करते हैं थोड़ी सी फ्रेमवर्क के बारे में, कि जो है वो फ्रेमवर्क्स जो आजकल इतने छा गए हैं आगे, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया और व्यू हो गया, इसके अलावा भी काफी सारे साइकिल जेएस और ये वो, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब ये कि आप लोगों में से जो कौन से फ्रेमवर्क्स पे काम करते हैं और डे टू डे बेसिस पर, और इसका क्या फ्यूचर है? क्योंकि फ्रंट एंड में तो ये काफी मसला है ना कि एक चीज आती है और कल वो गायब हो जाती है। क्या ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स रहेंगे या जो है वो ये भी इवॉल्व हो जाएंगे किसी और चीज में? Okay, Hassan, would you like to take this question? फ्रंट एंड ऐसे खत्म नहीं होता, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग हमने नवाजिश ने इसमें बात की कि, और स्टार्टिंग में जैसा हमने इसको शुरू किया कि अब इसकी जो है एक नीड ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। जब उसकी नीड डेवलप हो चुकी है, यूएक्स अब जो है लोगों की रिक्वायरमेंट बन चुका है, पहले उस तरह से ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। जब रिक्वायरमेंट ये बन गई है तो फिर उसके बाद जो है इसके लिए टेक्नोलॉजीज आई, टेक्नोलॉजीज ने इसको टेक ओवर किया, लोगों ने इसके ऊपर काम किया। जैसे ही ऑलरेडी हमारी नीड बन चुकी है कि हमें यूएक्स, अच्छा यूएक्स चाहिए, तो उसके लिए ये सॉल्यूशंस है। तो ये इस तरह से तो खत्म नहीं होता, इस तरह से खत्म नहीं होगा, जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं ऑलरेडी। अच्छा, और जो है वो रिएक्ट और एंगुलर और व्यू, इन तीन फ्रेमवर्क्स के बारे में अगर हम बात करें तो इन फ्रेमवर्क्स के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा बता सकता हूँ कि ये फ्रेमवर्क्स की क्या जरूरत थी, क्यों जरूरत पड़ी, और ये फ्रेमवर्क्स करते क्या हैं बेसिकली। तो अगर मैं रिएक्ट, मतलब एक उनका कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल ब्राउजर जो है वो बहुत सारी एपीआईज देता है अपने बहुत सारी चीजों से इंटरेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्राउजर में कोई ऑडियो चलानी है तो उसमें उनकी कोई एपीआई होगी, उससे आप चला सकते हैं। तो आप उस पर डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास ब्राउजर्स इतने सारे हैं और ये सारी जो है वो काफी क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी का मसला होता है, तो इन सबको एब्स्ट्रैक्ट कर देती है फ्रेमवर्क के। आप भले किसी भी ब्राउजर पे काम कर रहे हो, आपने ये फंक्शन कॉल करना है और जो है ये आपका काम हो जाएगा। तो बेसिकली फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स ट्रेडिशनली ये काम करते आ रहे हैं। jQuery भी यही करती थी, रिएक्ट भी यही करता था, लेकिन इसके अलावा रिएक्ट और एंगुलर वगैरह उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें सॉल्व कर दी हैं। जैसे कि आपके पास जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो सारी अपनी HTML आपने इसी तरह से डिजाइन करनी है ट्रेडिशनली जिस तरह से पहले की जाती थी। अब आपने सिर्फ डेटा पास करना है और उनको बता देना है कि ये चीज इस तरह से दिखाओ, ये चीज इस तरह से दिखाओ, और ये सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल भी हो जाते हैं। तो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क तो आजकल अगर आप फ्रंट एंड सीख रहे हैं तो उनमें से इन तीनों में से कोई एक फ्रेमवर्क जो है ना उस पर आपका थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप कोई सा भी एक फ्रेमवर्क उठा सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली आप थोड़ा बहुत काम करते हैं, साल 2 साल 3 साल, तो फिर सारे फ्रेमवर्क एक जैसे होते हैं। एक फ्रेमवर्क के बाद दूसरा फ्रेमवर्क सीखना कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं होती। तो ये कंफ्यूजन काफी दिखती है कि कौन सा फ्रेमवर्क सीखना चाहिए। कोई भी एक उठा के सीख लें, बाद में सारे एक जैसे होते हैं। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में कि फ्रेमवर्क कौन सा सीखना चाहिए, और जो है वो इनमें से कौन सा फ्रेमवर्क ज्यादा पावरफुल है, और जो है वो आपका क्या इस बारे में राय है? मैं एक प्रीवियस क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा इससे पहले कि हम इस तरफ बढ़ें कि इन 3 लाइब्रेरीज में से कौन सी बेहतर है और कौन सी क्यों यूज करनी चाहिए।
तो जो क्वेश्चन था वो ये था कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी तो आती जाती रहती है, तो हम इस मसले को कैसे डील करें कि हम न्यू लाइब्रेरी सीखते हैं, हमें पता चलता है कि नेक्स्ट ईयर वो लाइब्रेरी कहीं पे यूज ही नहीं हो रही है, बहुत कम यूज हो रही है, तो हमारी एफर्ट्स वो वेस्ट में ना जाए। तो इसको जो नॉर्मली कम्युनिटी, जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी ऐसे हैंडल करती है, वो प्रेफर भी ये करती है कि आप इंस्टेड ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, आप जावास्क्रिप्ट की नॉलेज को इन डेप्थ स्टडी करो, उस तरफ आप ज्यादा फोकस करो। उससे होगा ये कि जब आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप एब्स्ट्रैक्ट लेयर्स को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लोगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन एंगुलर सीख रहे हो और कुछ दिन में आपको पता चलता है कि यार एंगुलर तो ट्रेंड में नहीं है, आप चाह रहे हो कि मैं रिएक्ट सीखूं, तो विद जो जावास्क्रिप्ट नॉलेज आप रिएक्ट को भी हैंडल कर लो। बिल्कुल सही बात है, मैं पर्सनली इस बात से एग्री करता हूँ। हाँ, तो तरीका भी इसका यही है कि ठीक है, हाँ, ये जॉब रिक्वायरमेंट जरूर यही होती है, आप प्रेफर करते हो कि यार मैं पहले लाइब्रेरी सीख लूं, ठीक है, आप लाइब्रेरी को प्रेफर करो, मगर साथ साथ आप जावास्क्रिप्ट को भी सीखने की कोशिश करो, इन डेप्थ जॉब, ताकि ऐसा ना हो कि जब तक रिएक्ट जो है इनवैलिड हो जाए, आपको लैंग्वेज के भी एस्पेक्ट के बारे में ना पता हो और आप फिर पीछे ही रह जाए। तो आपको लैंग्वेज के बारे में इन डेप्थ पता होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके लाइब्रेरीज के बारे में इन डेप्थ पता हो। सही, तो ये तो उस बात का आंसर मेरे हिसाब से हो चुका है। तो अब कमिंग टू के इन तीनों पॉपुलर फ्रेमवर्क में से कौन सा और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तो आई थिंक जो मैंने अभी तक, मेरा एक्सपीरियंस काफी डाइवर्स रहा है अभी तक, पिछले 1 साल से लेकर अभी तक मैंने तकरीबन सारे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क को जो पॉपुलर है उन सबको टच किया हुआ है। मोस्टली एक्सपीरियंस मेरे एंगुलर के अंदर है, व्यू के अंदर भी थोड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, रिएक्ट के अंदर मैंने थोड़ा टच बेस किया हुआ, उतना खास एक्सपीरियंस मैं नहीं कहूँगा। तो हाँ, इसके अलावा पॉलीमर जेएस के नाम से एक वेब कंपोनेंट फ्रेमवर्क है, मैंने उसके ऊपर भी हाथ साफ किया हुआ। तो ये सारी चीजें यूज करके मुझे थोड़ा आइडिया है कि कौन सा फ्रेमवर्क किस पॉइंट के ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आई थिंक एंगुलर जो फ्रेमवर्क है उसकी टारगेट ऑडियंस एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर है। तो जब आपका सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा स्केल कर रहा है या उसके अंदर बहुत सारे परफॉर्मेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप एंगुलर की तरफ आओ, क्योंकि एंगुलर आपको बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर देता है आपकी ऐप को डेवलप करने के लिए। तो आप मतलब ज्यादा डेविएट नहीं कर सकते एंगुलर के रूल से। सही। और अगर आप रिएक्ट की बात करते हो तो रिएक्ट भी स्केल होता है, वो भी परफॉर्मेंस कोड आपको राइट करने के अंदर हेल्प करता है, मगर रिएक्ट आपको काफी ज्यादा ओपन स्पेस देता है, आप हर चीज अपनी मर्जी से कर सकते हो, बहुत ज्यादा ओपिनियनेटेड हो जाता है रिएक्ट। हाँ बिल्कुल, वो अनओपिनियनेटेड हो जाता है। मैं ये कहूंगा कि उसमें आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने टूल्स को यूज कर रहे होते हो, अपनी मर्जी से यूज कर रहे होते हो, जो है ना वो चीजें हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप वहाँ पर अक्सर बेस्ट प्रैक्टिस को भी लूज कर रहे होते हो, मिस कर रहे होते हो, एंड फिर आपकी ऐप अगर बहुत ज्यादा स्केल कर रही है तो बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो रिएक्ट जो है उस पॉइंट पे, हाँ, अगर आप रिएक्ट के अंदर प्रॉपर बेस्ट प्रैक्टिस जानते हो तो तब तो आप अच्छा काम कर लोगे, मगर अगर नहीं जानते हो तो फिर आप मिड लेवल ऐप के लिए ही रिएक्ट को प्रेफर करो। व्यू की बात है तो व्यू काफी क्या बोले, तो हाँ, व्यू की तरफ आते हैं तो व्यू रिलेटिवली बहुत न्यू फ्रेमवर्क है। अभी रिसेंटली इसने गिटहब स्टार्स की बात करें तो रिएक्ट को बीट किया है, मगर स्टार्स जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते किसी भी लाइब्रेरी की यूजेज को। तो अगर हम npm डाउनलोड्स को देखें तो वो ज्यादा प्रेफर्ड होता है, तो रिएक्ट इस वक्त सबसे ज्यादा यूज होती है। और व्यू की अगर बात करें कि व्यू क्या है, व्यू कब यूज करनी चाहिए, व्यू से क्या फायदे हैं, तो मेरा तो पर्सनल फेवरेट लाइब्रेरी व्यू ही है इस वक्त, और मैं जब भी किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ तो मैं व्यू को प्रेफर करता हूँ। तो व्यू के अंदर जो खास बात है वो है कि एंगुलर की बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रिएक्ट की जो सिंप्लिसिटी है, या रिएक्ट का जो इजी लर्निंग कर्व है, वो दोनों मिक्स करके और सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर व्यू हमें पेश कर देता है। तो व्यू कहने के हाफ ओपिनियटेड है, आपको आपकी मर्जी से भी काम करने की इजाजत देता है, एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इंट्रोड्यूस कराता है एंगुलर की तरह, ताकि आपकी ऐप स्केलेबल भी रहे एंड परफॉर्मेंट भी रहे एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू राइट भी रहे। तो व्यू के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही सिंपल रहा है, मुझे कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, मुझे बस प्लान करना पड़ता है मैंने ऐप कैसे बनानी है, एंड जस्ट मुझे कोड लिखना होता है उसको डेवलप करने के लिए। तो अगर आप लाइब्रेरीज के अंदर एंटर होना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप व्यू को यूज करते हुए एंटर करें, अंडरस्टैंड करें
कि लाइब्रेरीज कैसे आपको हेल्प कर रही होती हैं, इनका पर्पस क्या है, आपको इस तरह से ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। पर्सनली मैंने भी व्यू से ही एंटर किया था इन सारे फ्रेमवर्क के अंदर। जब मैंने व्यू को अंडरस्टैंड किया तो उसके बाद मुझे रिएक्ट भी समझ आना शुरू हो गई, मुझे एंगुलर भी समझ आना शुरू हो सही, क्योंकि गई। जैसे बेसिकली दोनों ये की कंपोनेंट आर्किटेक्चर बेस्ड है ना, मौजूद तीनों थी। के तीनों कंपोनेंट बेस्ड हैं, हाँ तो बहुत हाँ, सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर बिल्कुल। भी हैं और इनके व्यू अंदर। का, हाँ, व्यू का ये फायदा है कि व्यू ने दोनों ही कंटेंट फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी से कुछ कुछ पार्ट टेक किया हुआ है। मतलब अगर डॉम की बात करें तो वहां से हमारे पास वो वर्चुअल डॉम हमें मिल रहा है, और इस तरह की चीजें मिल रही हैं व्यू व्यू के अंदर रिएक्ट से। एंड एंगुलर से आए तो हमारे पास टेम्पलेट इंजन और इस तरह की चीजें, V4 है, वी इस तरह की कंडीशंस हैं जो टेम्पलेट के अंदर सही। होती हैं, वो आपको एंगुलर से मिल रही हैं। तो इस तरह की चीजें जो दोनों फ्रेमवर्क से उसने ली हुई हैं और दोनों ही बेहतर होती हैं आपकी डेवलपमेंट के लिए। तो जब आप एकदम व्यू से फेमिलियर हो जाते हो तो आप दोनों फ्रेमवर्क से भी फेमिलियर हो रहे होते हो काइंड ऑफ। तो सही आई सही थिंक एंट्री पॉइंट के लिए व्यू जो है वो बड़ा बेहतरीन फ्रेमवर्क है अगर आप फ्रेमवर्क में एंटर हो रहे हो। सही। तो मतलब अगर दिस आप इज फ्रंट जस्ट माय ओपिनियन। अगर आप फ्रंट एंड स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जो है वो जावास्क्रिप्ट को जो है वो डीपली स्टडी करें, और साथ में अगर आपने कोई फ्रेमवर्क स्टार्ट करना है तो आप व्यू के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपने कहा है कि आपके हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिस हाँ, है। व्यू को मैं इस स्टार्टिंग ही मैं कहूँगा कि आप पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए व्यू यूज करें या स्टार्टिंग पॉइंट के लिए करें। व्यू का अभी जॉब मार्केट इतनी ज्यादा है नहीं कि आप उसके ऊपर डिपेंड कर सकें। आप व्यू अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आप रिएक्ट या आप एंगुलर आगे में मूव ऑन कर एक को चूज करें, आप मूव ऑन कर जाएं। व्यू की मार्केट इस फ्यूचर में अच्छी नजर आ रही है, मगर इस वक्त इतना ज्यादा उसका ट्रेंड नहीं है। सही तो सही सही। ये है कि आप व्यूज एंटर करेंगे ना तो आपका फ्यूचर का स्कोप अच्छा रह जाएगा कि आपके व्यू का भी एक्सपीरियंस है, इन फ्यूचर जॉब मार्केट डेवलप होगी तो आपका वो एक्सपीरियंस काउंट होगा और काम आ जाएगा आपको। सही 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 तरह सही आई सही। थिंक मेरे ख्याल बेहतर में है। ये जो है वो आपको जो आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह बताई हैं, इससे काफी लोगों को फायदा होगा। एक जो जो लास्ट क्वेश्चन आज की पॉडकास्ट का जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि ये फ्रंट एंड जो है वो एक मैराथन की तरह है कि अगर आपने जो है वो कुछ कुछ सीख लिया और फिर आपने जो है वो अपनी जॉब में उस पर काम करना शुरू कर दिया, और फिर आप 6 महीने बाद आके देखते हैं कि वो पूरा हॉरिजन ही चेंज हुआ हुआ है। तो आप, ये एक बहुत जेन्युइन मसला है कि लोग जो जो खुद सेल्फ लर्निंग नहीं होते, मतलब वो अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं, वो किस तरह से जो है वो इस कियोस के साथ चल सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें चेंज हो रही हैं एक साथ। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप लोग क्या तरीका अख्तियार करते हैं? और मैं भी अपना कुछ कुछ इस हवाले से हाईलाइट कर दूंगा, मेरे क्या अच्छा, इस ओपिनियन है इस सवाल हवाले का से। ना बड़ा तो आप अच्छा जवाब मुझे, मैंने कल फ्री कोड कैंप के अपने अकाउंट पे लॉग इन किया। कल चैन कोड सेशन हो रहा था हमारा, उस पे मैंने ऐसे ही फ्री कोड कैंप के अकाउंट पे लॉग इन किया। तो वो नया फ्री कोड कैंप का करिकुलम रिलीज हुआ है पिछले मतलब इसी मंथ में। तो उन्होंने कोड का सिस्टम डाला हुआ। उस कोड में ना मुझे जो अभी इतने अर्से बाद लॉग इन करने पे जो उन्होंने मुझे कोड शो किया, वो मतलब मेरे हिसाब से यहाँ इस बात के लिए भी रेलिवेंट है। मैं उर्दू में उसको डिफाइन कर रहा हूँ, इंग्लिश में एग्जैक्ट मुझे वर्डिंग याद नहीं है। उसमें बताया ये गया था कि अगर आप सही ट्रैक पर भी हो और आप वहां पे रुके हुए हो तो पीछे वाले लोग आपको रोनते हुए चले जाएंगे। सही बात है। ठीक है, और ये मुझे पता नहीं किस बंदे का कोड था, नीचे नाम भी लिखा हुआ था, मगर आई थिंक बहुत रेलिवेंट कोड था ये। कि मैं बड़े अरसे बाद लॉग इन हुआ और मुझे ये कोड मिला कि यार मैं उस करिकुलम में काफी अच्छे से आगे नहीं बढ़ा। तो जाहिर है अगर मैं नहीं बढ़ा तो दूसरे लोग तो बढ़ रहे हैं, तो उनका स्किल लेवल मुझसे आगे निकल रहा है, तो वो मुझसे आगे जा रहे हैं। है सही। भी उसी ट्रैक पे, वो भी उसी ट्रैक पे, बट दे आर गेटिंग बेटर एवरी डे। मैं वो काम नहीं कर रहा। तो यही नहीं, सेम ये चीज तो एक आपका जावास्क्रिप्ट की फील्ड में। एक करिकुलम हाँ को फॉलो करना हो गया ना, मतलब ये बहुत हाँ सारी ऐसी मैं चीजें होती हैं जो हाँ मतलब तो नहीं, इसी डिफरेंट इसी कोड लाइब्रेरीज को वगैरह आप आ रही जरा, हैं। हाँ बिल्कुल इसी को बिल्कुल। इसी कोड को अगर आप, आप जेनरिक लेवल पे सोचें तो ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे। लेकिन इस अपडेट रखने का तरीका क्या है, मतलब ये कि बंदा क्या करे? एक तो तरीका बहुत ही ऑब्वियस है कि आप हॉबी प्रोजेक्ट्स पे काम करें, ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करें, और हाँ इसके अलावा मेजर नई पार्ट तो चीजें ओपन ट्राई सोर्स करते रहें। कंट्रीब्यूशन का है। मेजर पार्ट तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का है, बट उसके अलावा बहुत कुछ है। आप अगर घर बैठ के कहते हो कि मैं अपडेटेड रहूं तो ऐसा नहीं है। आपको कम्युनिटीज का पार्ट बनना पड़ता है। वो कम्युनिटीज जो कि इसी मकसद के लिए बनाई गई कि आपको डिफरेंट लाइब्रेरी, डिफरेंट फ्रेमवर्क और न्यू पैराडाइम्स से आपको इंट्रोड्यूस कराती रहे। तो बहुत सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ पाकिस्तान में कराची की बात करते हैं तो
एक हमारी कम्युनिटी है, एक आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाकिस्तान की कम्युनिटी बनी हुई है, डेव एंड कोड चल रही है, जीडीजी कोलाची जो गूगल की ऑफिशियल कम्युनिटी है वो यहाँ पे रन हो रही है, बेशुमार ऐसी कम्युनिटीज है, Pakistan.ai है यहाँ पर। तो मतलब ये डिफरेंट कम्युनिटीज डिफरेंट प्रोग्रामिंग टॉपिक्स के ऊपर बनी हुई है, एंड ये आपको अपडेट रहने में हेल्प कर रही है कि आपको आगे व्हाट्स नेक्स्ट, आपको आगे क्या सीखना चाहिए और क्या पीछे छोड़ चुके हैं हम लोग या क्या आगे आने वाला है। इस तरह की सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन हो रही होती है इन कम्युनिटीज के अंदर। तो अगर आप इन कम्युनिटीज का एक्टिवली पार्ट नहीं है तो जाहिर है आप अपने आप को अपडेट नहीं रख सकते। दूसरी चीज है कि आप डिफरेंट फॉरम्स को ज्वाइन करें, डिफरेंट आप चैनल्स को ज्वाइन करें। फॉर एग्जाम्पल फ्रीकोड कैंप का मीडियम का चैनल है, वहां पर इस तरह की बहुत सारी टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उन टॉपिक्स को राइट कर रहे होते हैं। आप उन आर्टिकल्स को फॉलो करें। इस तरह के बहुत सारे और चैनल्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़लेटर हमारी पॉडकास्ट है, हाँ, जिस तरह हम ये पॉडकास्ट हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव है पाकिस्तान के अंदर, इस तरह की पॉडकास्ट बाहर भी होती हैं, आप उन पॉडकास्ट को सुना करें। तो ये सारी चीजें आपको अपडेट रहने में हेल्प आउट कर रही है। तो सिर्फ स्टडी की बेस पे आप कहें कि मैं अपडेट रह जाऊंगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने स्टडी क्या करना है। आप एक बुक पढ़ते रहेंगे, वो बुक स्पेशली फ्रंट एंड के हवाले से जो है ना ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा, वरना लोग आपको जो है वो पीछे से कुचल के चले जाएंगे आगे से। तो ये बात बिल्कुल रेलेवेंट है। और जो है इस हवाले से आपने जिस तरह से बताया कि कम्युनिटीज का पार्ट रहें, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते रहें, इसके अलावा जो है वो डिफरेंट फोरम्स और पॉडकास्ट वगैरह फॉलो करके आप ये चीजें कर सकते हैं। न्यूज़ लेटर्स हैं काफी सारे, वो जो है वो मैं अपनी गिट रिपोजिटरी में हमें अपडेट कर दूंगा। जो वो न्यूज़ लेटर काफी हेल्प करते हैं कि वीक में जो सारी अपडेट्स होती हैं लैंग्वेज और फ्रेमवर्क्स के बारे में, वो आपको अपडेट ईमेल में भेजते रहते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे जो है वो आप अपडेट रह सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक सीख कर जो जी 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 हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि जैसा भी नवाजिश ने बताया कि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो कोई ना कोई आपको बाईपास कर जाएगा उस चीज में, उस टेक्नोलॉजी में, उस लर्निंग के अंदर वो आपसे आगे निकल जाएगा। इसका जो असल जो सोल्यूशन है वो एक्चुअली अपने आप को अपडेट रखना ही है। लेकिन ये जो कम्युनिटीज हैं ये आपको एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं कि आप उस आपके अंदर उतनी मोटिवेशन डेवलप हो जाए कि आप फिर से उस ट्रैक पर आगे बढ़ना शुरू कर दो। तो बिल्कुल 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 इवेंट्स हो जाते हैं, लाइक एक इवेंट हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं। डेव एंड कोड जो है वो इस तरह के इवेंट्स अरेंज करवाती है। अलग अलग कम्युनिटीज है, एंगुलर की अलग कम्युनिटी है, सिर्फ पाकिस्तान की अलग कम्युनिटी है। तो अगर उस तरह के जो इवेंट्स है जिसमें वो किसी एक टेक्नोलॉजी के लाइक फ्रेमवर्क के एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो वो उस टॉपिक के जो टॉक हो रही होती है उसमें से कोई स्पेसिफिक जो आजकल के मुताबिक जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं वो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उसको सुन के जो लोग होते हैं वो और मोटिवेट हो जाते हैं कि हमें भी इस चीज को फिर लर्न करना चाहिए और इससे हमें एक्चुअली फायदा क्या होगा हमारे डे टू डे जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये चीज जो है ना काफी मोटिवेट करती है और उसके बाद हम फिर से उस ट्रैक पे आ जाते हैं कि लर्निंग ट्रैक के ऊपर, एंड दैट्स एक्चुअली द पाथ टू सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल। और कंप्यूटर साइंस में इन जनरल ये बात ट्रू है कि अगर आप लर्निंग आपकी कंटिन्यू नहीं है तो फिर आप जो है वो बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते, फिर आपकी वही लकीर के फकीर बन के रह जाते हैं आप अपनी जॉब के अंदर। तो ये तो बात बहुत ज्यादा रेलेवेंट है कि आपको अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है, वरना जो है वो आप पीछे रह जाएंगे मार्केट से और अपने कंपेटिटर्स वगैरह से। तो जो है वो ये सारी चीजें जो है वो हमने डिस्कस करने का सोचा था आज की पॉडकास्ट में। और कुछ मेरे ख्याल में एक फीडबैक फॉर्म भी होगा हमारी जब इस पॉडकास्ट को पब्लिश करेंगे, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारी पॉडकास्ट सुनने के बाद उसको फीडबैक्स देंगे ताकि हम और बेहतर कर सकें फर्दर पॉडकास्ट। और कुछ टॉपिक्स वगैरह सजेशंस हैं आपके पास या किसी चीज पर आप चाहते हैं कि हम फॉलो करें या उसके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो हमारा डोमेन है, तो इसमें जो है वो सिर्फ फ्रंट एंड से रेलेवेंट नहीं है, और भी चीजें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो है वो मेरे ख्याल में आज की पॉडकास्ट इन नोट्स के साथ खत्म करते हैं कि जो है वो आप अपने आप को अपडेट रखें। फ्रंट एंड सीखने के लिए हम आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद हैं। तो जो है ओके, तो आई थिंक वी हैव कम टू अ पॉइंट के जहाँ पे हम अपने पॉडकास्ट को डेवकास्ट को एंड करते हैं कि इस नोट के ऊपर के जो स्टूडेंट्स के और जो भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ हद तक आंसर हो गए होंगे इस पॉडकास्ट के जरिए, और विल
ट्राई कि आगे के एपिसोड्स के अंदर जो भी इस तरह के और क्वेश्चंस लोग यूजुअली जिससे स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस फील्ड के लोग, तो वो हम आंसर करने की कोशिश करें अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर. सो स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच गाइस. Okay, okay, that's it.